हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग का चल रहा था क्लास 9 का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोगों ने उसमें पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद इसके कुछ उदाहरण देखे थे। फिर यहाँ पे पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं इसको हम लोगों को पढ़ा था। ठोस, द्रव, गैस क्या होता है, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती, इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग का टॉपिक है यहाँ पे जो गुण धर्म होता है, जैसे ठोस का गुण धर्म क्या है, द्रव का गुण धर्म क्या है और गैस का गुण धर्म क्या है। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो देखिए, ठोस जैसे कि ये कोई वस्तु है जो आपके हाथ में मोबाइल है, क्या है, ठोस है। आपने पेन लिया है, क्या है, ठोस है। आपकी कॉपी क्या है, ठोस है। तो ये ठोस है। तो इनका निश्चित आकार, आयतन, स्पष्ट सीमाएं होती है। जैसे कि ये हमने कोई ले लिया वस्तु जो कि ठोस है, तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। स्थिर आयतन अर्थात संपीड्यता नगण्य होती है। संपीड्यता का मतलब ये होता है कि आप अब किसी चीज को पे बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या वो अपना आकार परिवर्तन कर रहा है। तो अगर आप अपने मोबाइल पे कितना भी फोर्स लगाएं तो क्या उसके आकार में परिवर्तन आता है, नहीं आता है। तो उसमें संपीड्यता नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप फोम ले लीजिए, तो फोम पे आप अगर प्रेशर लगाते हैं, उसको दाबते हैं, तो वो सिकुड़ जाता है। तो उसमें संपीड्यता है। पर जो ठोस होता है इसमें संपीड्यता नहीं होता है। तो वही कहा गया कि नगण्य होता है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपना आकार को बनाए रखता है, यानी परिवर्तित नहीं होता है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। अंतर आणविक बल ठोसों में द्रव और गैस से अधिक होता है। अंतर आणविक बल का मतलब कि ठोस का जो अणु होता है बिल्कुल पास पास होता है, तो ये बहुत जकड़ के पकड़ा होता है। लेकिन वहीं पे द्रव और गैस का जो अंतर आणविक बल होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। तो सबसे स्ट्रांग ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। तो पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा अंतर आणविक बल किसमें होता है, तो ठोस में होता है। और सबसे कम किसमें होता है, तो गैस में होता है। द्रव के गुण देखिए, द्रव के गुण क्या है। तो ये द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव का जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए, आपने क्या लिया, एक बर्तन लिया और एक यहाँ पे इस तरह का बर्तन लिया। इसमें अगर आपने पानी भरा तो यहाँ तक भर चुका है। लेकिन अगर यहीं पे आपने यहाँ पे पानी इतना भर चुका है, लेकिन अगर इसमें वही 1 लीटर पानी अगर इसमें रखते हैं तो इतना ही भरेगा। तो इसका आकार कोई निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित है, क्योंकि इसमें भी आपने 1 लीटर ही पानी भरा है या दूध भरा है, और इसमें भी 1 लीटर ही पानी या दूध भरा है। तो आकार नहीं होता है, पर उसका आयतन निश्चित होता है। यहाँ पे देखिए, द्रव में बहाव होता है। अगर द्रव पानी आप देखते हैं, पानी बहता रहता है, दूध भी रखते हैं तो वो बहाव होता है। इनका आकार बदलता रहता है। इनका अंतर आणविक बल ठोस से कम होता है पर गैस से ज्यादा होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किससे कम होता है और किससे ज्यादा होता है, ये आप देख सकते हैं। अगला है जो गैस है, इसका गुण धर्म क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ठोस एवं द्रविक तुल्यांकों में संपीड्यता होती है, तो गैस में संपीड्यता बहुत ज्यादा होती है। अगर हमको गैस, जो आपके घर में एलपीजी है, उसमें गैस द्रव के रूप में है, तो वो किस तरह से बनाया गया, उसको निम्न तापमान दिया गया है। अगर उसका तापमान कम कर देते हैं और प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये द्रव में बदल जाता है, जो गैस होता है। तो वही कहा गया, ठोस में द्रविक की तुलना में गैस की संपीड्यता ज्यादा होती है। यहाँ पे कंफर्जन काफी अधिक होता है। इनके कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो ये कण यहाँ होता है, इस तरह से होता है, तो ये बहुत ज्यादा ही इसके बीच में अंतर आणविक बल का मतलब कि इस कितने जकड़ के कोई चीज पकड़ा हुआ है। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। इनका विसरण काफी तीव्रता से होता है। विसरण का मतलब फैलाव होता है। आप जब यहाँ पे सेल पढ़ोगे तो वहां पे आप लोग को बताया जाएगा कि परासरण, विसरण क्या होता है, परासरण कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग के सामने विसरण, डिफ्यूजन आया है, तो इसको समझ लेते हैं। आप परफ्यूम तो मारे ही होंगे अपने कपड़े पे, तो देखा ही होगा कि जब परफ्यूम मार लेते हैं तो बहुत दूर से कोई मार रहा है या आप ही मारे हैं परफ्यूम लगाए, तो दूर का व्यक्ति आप के देख के बता सकता है कि आपने परफ्यूम मारा है। वो देखा नहीं है कि आप परफ्यूम मारे हैं, पर उनको पता कैसे चल गया, और वो भी दूर है, आपके पास नहीं है। तो आपने जो परफ्यूम मारा है उसका कण उसके पास पहुंच गया है। तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण। या जैसे घर में अगरबत्ती जलाई जाती है या बगल में कुछ बन रहा होता है तो उसकी महक आपके पास चली आती है। क्यों, किस तरह से आती है, वो विसरण के माध्यम से होती है। तो विसरण गैस में बहुत तेजी से फैलता है। तो ये विसरण ही के गुण है कि ये फैल जाता है। तो यहाँ पे विसरण बहुत तेजी से होता है, तो गैस में विसरण बहुत तेजी से होता है। आगे देखिए, यहाँ पे
आगे देखिए यहाँ पे वाष्पीकरण क्या होता है, तो हम लोग वाष्पीकरण देख लेते हैं। एवोपोरेशन क्या होता है, क्वथनांकों से कम तापमान पर। अब क्वथनांक का मतलब क्या होता है, तो क्वथनांकों से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना। तो जल का क्वथनांक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे ही होगा, यानी इसका क्वथनांक कितना अगर पूछ लिया जाए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 100 है। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो इसका क्वथनांक हो जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन वाष्पीकरण जो एवोपोरेशन होता है, थोड़ा भी तापमान मिलता है तो ये भाप बन के उड़ने लगता है। तो अगर गर्मियों के दिन में आप देखते हैं कि तालाब का पानी कम होता जाता है, तो क्या वो खौलता हुआ आपको दिखता है, नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो नहीं खौलता हुआ दिखता है। वो जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है तो उसका पानी भाप बन के उड़ने लगता है। तो ये क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक का मतलब पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, हर द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है। तो क्वथनांक से कम ही तापमान पर, जैसे कि 50 पे, 60 पे, 70 पे, इसी इतने ही तापमान पे ये द्रव वाष्प में बदल जाता है।